हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता यानी लिबर्टी और इक्वलिटी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। तो संरक्षात्मक भेदभाव का विचार का संबंध जो है समानता के विचार से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 में जिसका वर्णन किया गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। इस भेदभाव को ही संरक्षात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। तो आइजा बर्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। आइजा बर्लिन के द्वारा इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रताओं के बारे में बात की है। आप देख सकते हैं आइजा बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। ये आइजा बर्लिन के द्वारा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है, और तो इनको देख लेते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, और मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है बी राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है उनकी सही नहीं है। आप देख सकते हैं उपयुक्त प्रश्न में कथन ए सत्य है, किंतु स्वतंत्रता की मार्क्सवादी और उदारवादी धारणा जो है भिन्न है। कारण आर भी सत्य है। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति समुदाय में रहकर करता है, अलग नहीं, इसीलिए जो है व्याख्या इसमें मेल नहीं खाती है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन हैं। तो 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण में जो प्रतिपादक हैं इसके आइजा बर्लिन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। 20वीं शताब्दी में आइजा बर्लिन, एफ.ए. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया था। तो नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंध जो है ये तीन प्रमुख रूप से हैं, आइजा बर्लिन हो गया, एफ.ए. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन। और स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। और बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है। तो सतत जागरूकता की बात किसके द्वारा की गई थी, तो इसका इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं है। तो सतत जागरूकता की ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का है। यानी इसमें जो है चारों में से ऑप्शन एक भी नहीं है, इसलिए जॉर्ज वॉशिंगटन का है। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार बताया है। और सी.डी. वंस ने कहा है कि स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। यानी स्वतंत्रता अपने आप में ही साध्य है, न कि साधन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसने आत्मपरक व परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी जो 1859 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई थी में मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम आत्मपरक यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिनका सरकार के स्वयं कार्य करने वाले से होता है और दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और द्वितीय जो है परपरक है, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिल ने तर्क द्वारा इसे प्रमाणित करते हुए कहा कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके परमात्मपरक कार्य जो हैं में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा था? तो ये बार्कर के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार्कर के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है बार्कर द्वारा दिया गया था, एडमंड बार्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है, स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो ये बार्कर ने ही कहा था कि स्वतंत्रता जो है अपने आप से ही कलह कर सकती है, अर्थात वो अत्यधिक स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने पर स्वतंत्रता अपने आप से ही कलह कर सकती है। बार्कर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता क्या करेगी? स्वयं से संघर्ष कर लेगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो इसका बार्कर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो स्वतंत्रता जो है सभी बंधनों का अभाव है, ये सिले के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सिले का है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सिले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। आरंभिक उदारवादी विचारक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिज्विक, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे हेयक हैं, फ्रीडमैन हैं, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लीवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। यानी स्वतंत्रता जो है लैटिन भाषा का जो है लीवर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। और सिले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। सिले मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विरोधी रूप है, ये सिले का मानना है। और हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है, वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती हैं। और वहीं रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है, अर्थात जो मनुष्य खुद स्वयं से इसका पालन करता है वही स्वतंत्रता है। और हीगल की बात करेंगे, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। हीगल जो है कानून को प्राथमिकता देते हैं कि स्वतंत्रता तब तक ही जब तक आप कानूनों का पालन करते हैं, और कानून का पालन नहीं करते तो वहाँ पर स्वतंत्रता आपकी नहीं रह जाती है। और अंतिम मैकेंजी के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अभी तो अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये हार्ट मैकेंजी के द्वारा कहा गया था। एक बार आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज़ आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, यह किसने कहा था? यह सिले के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक करने के लिए बार बार इसीलिए बोला जाता है, लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें भी लगता है कि वीडियो हम और बनाएं, आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है और उत्तराखंड से लेकर अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, एलटी और पीजीटी में, टीजीटी पीजी दोनों में पूछा गया है। तो ये सिले के ही द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको लोगों को बनता है कि एक लाइक तो कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक से संबंधित है? तो ये सिले के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, ये भी सिले के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीजीटी 2010 में पूछा गया है। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये भी सिले के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में आया है और हर बार घुमा के दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? यह लास्की के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, अर्थात हेराल्ड लास्की जो है स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में देखते हैं और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, ये लास्की के द्वारा कहा गया था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में आप शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और कर भी सकता हो तो उससे क्या होता, वैसा करने से रोका न जाए।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मक स्वतंत्रवादी कहते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रवादी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। इसी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज को भी लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? तो कानून के समक्ष समानता पर लागू कौन होता है? सी। यह एक नकारात्मक विचार है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कानूनी समानता का नकारात्मक विचार, इसमें व्यक्ति को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बार्कर के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व के एक ऐसे मुखौटे के कारण हम सबका महत्व एक जैसा है, किंतु न्याय तक सबकी समान पहुंच के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है। शोषित, दलित और वंचित वर्ग कानूनी समानता के बावजूद न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? तो इसका टी.एच. ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु जो करने और भोगने योग्य हो। इस प्रकार स्वतंत्रता की शास्त्रीय परिभाषा बंधनों का अभाव के स्थान पर ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्वपूर्ण माना है, यानी टी.एच. ग्रीन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह किसने कहा था? यह हेराल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया था। इन्होंने समानता की बात की थी, इसलिए समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये हेराल्ड लास्की के द्वारा कहा गया था। तो हेराल्ड लास्की के अनुसार समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक की आय के लगभग समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है और दूसरे अर्थ में कि सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो, यही समानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता का भयानक प्रपंच है? तो ये किसने कहा था? एडमंड बर्क के द्वारा कहा गया था कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। इसलिए बर्क इसके टी.एच. ग्रीन के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें प्रजातंत्रीय समानता को एक भयानक प्रपंच कहा था। प्रजातंत्रीय समानता का विरोध करते हुए बर्क ने इसे दानवी संकल्पना या भयानक प्रपंच कहा था, जबकि कार्लाइल के अनुसार यह अविश्वसनीय बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है। कार्लाइल इसे अविश्वसनीय और बेवकूफ़ी भरी मूर्खता कहते हैं और बर्क जो है इसे दानवी संकल्पना या भयानक प्रपंच कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? तो ये जी.डी.एच. कोल के द्वारा कहा गया था कि बिना आर्थिक समानता के आप राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। यह क्या है? एक मिथक है, यानी एक भविष्यवाणी है। ये जी.डी.एच. कोल का मानना है। आप देख सकते हैं जी.डी.एच. कोल ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। दूसरे शब्दों में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो लास्की के अनुसार मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित होना पड़े। ये हेराल्ड लास्की कहते हैं, इसीलिए ये समानता को प्राथमिकता देते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। बिल्कुल राइट है, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई, यानी मत का मतलब वोट का अधिकार का कोई मूल्य नहीं होता, यानी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और वहीं लास्की ने यदि राज्य संपत्ति के अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेती। ये लास्की ने संपत्ति के बारे में भी कहा है। और जी.डी.एच. कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। ये जी.डी.एच. कोल की आधार पर ये लास्की के द्वारा भी आर्थिक समानता के बारे में भी कहा गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा? यह GDH कोल ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना क्या है, एक कल्पना या कोरी कल्पना के समान है। यह किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो ये GDH कोल ने कहा था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों से लाइक करने के लिए बार बार इसीलिए बोला जाता है, 110 से ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लाए गए हैं। इसमें पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री भी हमने डाल दी है इसमें, तो इसलिए आप लोगों को भी बनता है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार अधिक से अधिक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो, यह कथन किसका है? ये लास्की का हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो, यह किसने कहा था? ये HJ लास्की, हेरोल्ड जे लास्की का द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? ये मैकाइवर के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं, ये पूरक हैं, ये समान हैं, इसलिए मैकाइवर इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। मैकाइवर, RS टोनी, हेरोल्ड जे लास्की और TH ग्रीन, CB मैकफर्सन आदि विचारक स्वतंत्रता और समानता को क्या करते हैं? एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण RS टोनी ने अपनी कृति इक्वेलिटी में किया है, यानी इक्वेलिटी बुक जो है RS टोनी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें समानता और स्वतंत्रता को उन्होंने क्या बताया था? पूरक माना था। उपयुक्त विचारों के अलावा ह्यूम, डेविड ह्यूम, बार्कर, एडमंड बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का क्या करते हैं? पूरक मानते हैं। लास्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहां गरीब और साहूकार हो और शिक्षित और अशिक्षित हो, वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे और समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। और एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है, तो वह लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता व समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य जो है लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समाजवाद में समानता के विचार को, प्रत्ययवाद में राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचार को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। और वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद आर्थिक सामाजिक समानता के साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूरी मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसने यह टिप्पणी की कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। ये मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में जो ऑन लिबर्टी उनके द्वारा लिखी गई थी, उसी में उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, ये कहा गया था। उनको स्वतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, तो पूछा गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो गया। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, अतः विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। आप देख सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार वर्ष 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर, यानी ऑन लिबर्टी में दिए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है और मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक एवं नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और वह इसे अपनाने पर बल देते हैं। अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि प्रतिबंध लगाने से बेटर है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, उसे छूट दी जाए। और मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, प्रथम विचारों की स्वतंत्रता और द्वितीय जो है कार्य संबंधी स्वतंत्रता। और मिल के अनुसार व्यक्ति के विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा व धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है तथा सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने की पक्षधर हैं। और मिल जो है कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्वविषयक
तथा पर विषयक दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जे.एस. मिल ने निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो इससे स्वतंत्रता का यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के समर्थन में जे.एस. मिल की महान रचना एसे ऑन द लिबर्टी प्रसिद्ध है। एसे ऑन लिबर्टी जो लिखी गई थी, इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। इस दिशा में वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निषेध रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा था। यानी जे.एस. मिल के द्वारा स्वतंत्रता की बात जो है पागलों और विक्षिप्त यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए भी की गई है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्व संबंधित और पर संबंधित विषयों में विभाजित किया है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। उसमें जो है पहला स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो दूसरों को हानि तथा दुख पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। ये पर संबंधी कार्यों में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल का ही है। जे.एस. मिल के द्वारा ये कहा गया था। स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क देते हुए जे.एस. मिल का कहना है कि राज्य द्वारा प्राप्त सहायता से लोगों में उत्तरदायित्व विहीनता तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समानता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। और इससे पहले हम पूरक की बात कर रहे थे, तो अब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत जो है किसका है? ये लॉर्ड एक्टन के द्वारा कहा गया था। बाकी टी.एच. ग्रीन, लास्की और बार्कर के द्वारा इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया था। लॉर्ड एक्टन के द्वारा इनको एक दूसरे का विरोधी बताया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी द टॉकविले स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समाज समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है। ये टॉकविले के द्वारा कहा गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक आइजिया बर्लिन ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं के अंतर्गत तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है जिससे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। ऑस्ट्रियाई विचारक एफ.ए. हेयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। यानी एफ.ए. हेयक ने भी इनको क्या है, परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। और इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये लॉर्ड एक्टन कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? डी टॉकविले, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच विचारक जो है डी टॉकविले स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते? यह किसने कहा था? ये लॉर्ड एक्टन ने ही कहा था कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता समानता के परस्पर विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता जो है प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता जो है प्रकृति की देन नहीं है, यह कृत्रिम है। इसलिए लॉर्ड एक्टन ने कहा कि स्वतंत्रता और समानता क्या है? साथ साथ नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? ये लॉर्ड एक्टन का ही है कि उन्होंने कहा कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को ही व्यर्थ बना दिया है। ये लॉर्ड एक्टन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ये विशेषाधिकार का अभाव है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। प्राय लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है। समाज में धर्म, जाति, जन्म के आधार पर यदि व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो हेराल्ड लास्की का संबंध भी इस कथन में है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसीलिए प्रथम तो समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए, और यही समानता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा था? ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है उस कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग दोनों करने के योग्य है। ये टी.एच. ग्रीन कहते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन से विद्वान हैं? तो इसका समर्थन वह रूसो ने किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो को स्वतंत्रता एवं समानता के एक दूसरे के पूरक हैं का समर्थक विद्वान माना जाता है। वस्तुतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया था। इन लेखकों का विचार था कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के जो प्रमुख समर्थक हैं रूसो हैं, मैटलैंड हैं, ग्रीन, हॉबाउस, लास्की, टोनी और बार्कर। ये विचारक जो है इसके सकारात्मकता से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं टोनी के अनुसार निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है और गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर, और प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरों को दे सकता है। ये टोनी का मानना है। और टोनी ने एक और परिभाषा दी थी, व्यापक स्तर पर समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यक शर्त है। और वहीं पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है प्राप्ति का केवल एक ही हल है कि वह समानता है, और समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका? ये पोलार्ड का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन रूसो के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे रूसो, जीन जैक्स रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो है ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दो प्रकार की विषमताओं का में अंतर किया है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। और प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहता है कि ये भिन्नताएं जो है प्राकृतिक अवस्था की देन है और तो मनुष्य इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसीलिए रूसो जो है प्राकृतिक समानता का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को जो है प्रकृति के अनुसार छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ये हर्बर्ट डीन के द्वारा कहा गया था कि वे एक दूसरे के आदर्श दो रूप हैं। वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास है। जैसा कि हर्बर्ट डीन लिखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी हैं और न ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो कानून को इसका विरोधी जो है किस में समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति जो है इसमें कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। आप देख सकते हैं कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। क्योंकि वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, वो राज्य की कल्पना नहीं करते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का न्यूनीकरण हो जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता देने के बाद राज्य जो निर्माती जो संस्था बनाई थी उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। इसीलिए जो शास्त्रीय उदारवादी जो हैं ये इसका विरोध करते हैं। अगला है, डायसी ने कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। ये डायसी के द्वारा कहा गया है। अर्थात व्यक्तिवाद को समर्थन देंगे तो वहाँ राज्य कम हो जाएगा, राज्य की तुलना कम हो जाएगी। ये डायसी का मानना है। और विलियम गॉडविल के शब्दों में भी कहा गया कि कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। और वही बात करेंगे, यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उससे स्वतंत्रता का पोषण होगा, और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा पर परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। लिबर्टी शब्द लिया गया है, तो लिबर्टी जो है लाइबर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी जो है लाइबर शब्द से लिया गया है। आप देख सकते हैं लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति जो है व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना
होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों यानी बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के लीवर शब्द से लिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? फिर रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सी लाइवर शब्द से लिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीवर शब्द से है जो लिया गया है, तो किससे? लैटिन भाषा से ही लिया गया है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति भी लीवर शब्द से हुई जो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। ये हेनरी डेविड थोरो का विश्वास है। तो उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीवर शब्द से है जो लिया गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लैटिन भाषा से। उदारवाद शब्द और स्वतंत्रता दोनों लैटिन भाषा से लिए गए हैं, यानी इसका आंसर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हेनरी डेविड थोरो। तो हेनरी डेविड थोरो का विश्वास किस पे था? तो इसका सी राइट आंसर होगा, अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। हेनरी डेविड थोरो जो है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कहते हैं, इसलिए उनके द्वारा अंतरात्मा का आदेश जो है राज्य के आदेश से ऊपर है, ये कहा गया था। आप देख सकते हैं, डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। थोरो ने वर्ष 1848 में लिखे एक निबंध जो है सिविल सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबेडियंस में यह तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। ये थोरो का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, यानी सिविल राइट्स है, और स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज का विकास संभव नहीं है। और लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार तथा आर्थिक समानता का अधिकार समाहित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो लास्की ने स्वतंत्रता को नैतिक रूप में माना है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरलिटी के रूप में लास्की जो है स्वतंत्रता को मानते हैं। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे कि स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास है। ये लास्की का मानना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थक रूसो, जीन जैक्स रूसो, जे रूसो, ग्रीन और टोनी लास्की, मैकफर्सन आदि विद्वान रहे हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों का एक ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? तो ए इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता। उनने बाकी क्षमता, समानता और विभिन्नीकरण की बात की थी, इसमें जो है स्वतंत्रता की बात लुसियन पाई के द्वारा नहीं की गई थी। ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में समानता, इक्वलिटी, क्षमता, कैपेसिटी और संरचनात्मक विभेदीकरण यानी स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन से संबंधित बताया है। स्वतंत्रता लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा राजनीतिक शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1939 से 1945 के बीच। और राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले राजनीतिक विचार डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर, कोलमैन, मायरन वीनर और रिक्स और ला कोलम्बारा आदि हैं। और मायरन वीनर ने भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन भी किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? समानता, समर्थता और विभेदीकरण, ये तीनों राइट हो जाएंगी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? ये हेरोल्ड जे लास्की के ही द्वारा कहा गया था कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? ये आर.एस. टोनी ने कहा था कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये आर.एस. टोनी मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। ये हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया था, यानी समानता के घोर समर्थक रहे हैं, इसलिए समानता का अर्थ सभी के लिए पर्याप्त अवसर की बात हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा कही गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का प्रथम अर्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव, इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसने कहा कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो ये किसने कहा था? लास्की ने। राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है, ये हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया था। लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हुए कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि यदि वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थों में ग्रहण करना होगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी, तो ग्रीन के द्वारा, यानी टी.एच. ग्रीन के द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन की जो धारणा है स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को, करने योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर है। हीगल की स्वतंत्रता की धारणा क्षमता के समकक्ष है, वो स्वतंत्रता को राज्य के अनुचर बना देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है किससे? हीगल से प्रभावित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है, क्योंकि हीगल के समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है। यानी हीगल और ग्रीन दोनों के द्वारा स्वतंत्रता का रूप सकारात्मक बताया गया है, जिसकी प्राप्ति राज्य में और उसके जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। और जब तक आप सकारात्मक स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उससे समझ नहीं सकते कि आखिर सकारात्मक स्वतंत्रता है क्या। ये ग्रीन और हीगल का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर इसमें आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता, ये तीनों समानता की बात की गई है। इसमें आर्थिक समानता को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की? तो ये जेफरसन ने कहा था कि, ठीक है, जेफरसन कहते हैं कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी दी है, इसलिए हमें स्वतंत्रता की किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जेफरसन का मानना है। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। इसलिए जेफरसन का भी कथन है कि जहाँ प्रेम की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने के योग्य होते हैं वहाँ सभी सुरक्षित होते हैं। ये जेफरसन का मानना है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो महात्मा गांधी प्रमुख रूप से आते हैं। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, ये महात्मा गांधी मानते हैं। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। और पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं, ये गांधी के द्वारा कहा गया था। और मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ऑन लिबर्टी में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। और वहीं लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसने कहा था? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया था। इसलिए रूसो का मानना भी है कि व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार छोड़ दीजिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये रूसो का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी ने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है? तो इसका जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति, तो यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो बात करेंगे 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 13वें राज्य
राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में यह कहा गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आनुपातिक समानता की बात जो है अरस्तु के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात जो है अरस्तु करते हैं। आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता की दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों, पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण और अनुपातिक रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। तो बात करेंगे अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स है। अरस्तु को संविधान का जनक भी कहा जाता है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध रचना द थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसके अंतर्गत वह वितरणात्मक न्याय का समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अनुपातिक समानता की बात है अरस्तु करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो अनुपातिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया गया है, इसलिए सामान्य इच्छा का उल्लेख मिलता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु ने कहा था। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, अर्थात जब असमानता होगी तभी क्रांति होगी, यह अरस्तु का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? तो सभी प्रतिबंधों का अभाव जो है ये इसमें रॉन्ग है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान क्या करते हैं? निर्बल को, और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा, और निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर जो है प्रतिबंध लगाना होगा, ये कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? ये उदारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बात देख सकते हैं इसको, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उसे इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अभिव्यक्त करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा जो है व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। सबसे पहले राजनीतिक जो समानता में एक व्यक्ति एक मत का उल्लेख किया गया है, और सामाजिक समानता में भेदभाव का अंत, आर्थिक समानता में शोषण का अंत, और कानूनी समानता में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो समानता के संबंध में पुरस्कार का संबंध जो है मेधावी और योग्यता के बल पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज समानता का तात्पर्य अक्षरशः समानता नहीं है। विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान न हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। इसीलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत का समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो मार्क्सवाद मानता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवाद जो है आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। मार्क्सवाद में श्रमिक वंचित वर्ग को स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र माना गया है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जो पूंजीपति वर्ग के पास रहता है, और आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता कपोल या कल्पना है। और आर्थिक समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो है शोषित वर्ग के हाथों में आ जाए, ये मार्क्स का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर सही है।
मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इसीलिए समानता का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना ही समानता का उद्देश्य है। जब समाज में विशेषाधिकार का अंत कर दिया जाता है तब ऊंच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं रह जाता है। ऐसे में समाज को समानता पर आधारित समाज कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। समानता और स्वतंत्रता से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस कर लिया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।